बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वक्त मैं एनालाइज करूंगा जो पीटीआई के लोग छोड़ गए हैं, ये हो गया वो हो गया, सारा कुछ मतलब एनालाइज करके बताऊंगा कि आगे क्या होने वाला है। मैं आपको पहले भी कहा था, अब भी कह रहा था और वाजे करता हुआ चलूं कि यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो सब कुछ पीटीआई के हक में ही हो रहा है। एक तरह से देखा जाए तो पीटीआई के फेवर में ही तमाम तर चीजें चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, पीटीआई को सब लोग छोड़कर जा रहे हैं, पार्टी अकेली होती जा रही है, लेकिन ये वोट बैंक है ना, वो पीटीआई का इंटेक्ट रहेगा। और अब फर्क इस बात से पड़ता है कि इलेक्शन कैसे होंगे, किस नेचर के होंगे। ये लोग जो भी सोच रहे हैं ना, ये इनके उल्टे गले पड़ा है। अब यहाँ पर देखिए, इमरान खान को गिराते गिराते इन्होंने आइन तोड़ दिया, सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ा दी, मीडिया की धज्जियां उड़ा दी, लोगों को पकड़ लिया, सबको जेलों में डाल दिया, 10,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों को जेलों में डाल दिया, औरतों के खिलाफ जुल्म कर दिया, इंटरनेशनल सिस्टम को एक्सपोज कर दिया, पाकिस्तान की अदलिया को एक्सपोज कर दिया, पाकिस्तान की मीडिया को एक्सपोज कर दिया, पाकिस्तान की सारी हुकूमत को एक्सपोज कर दिया, पाकिस्तान के लिबरल्स को एक्सपोज कर दिया। इतना सब कुछ लगा है सिर्फ इमरान खान को यहाँ पर रोकने के लिए। अभी तक जंग जीते नहीं है, सिर्फ रोक पाए हैं, इतना सब कुछ कुर्बान करने के बावजूद, और 25 लोगों को शहीद करने के बावजूद सिर्फ अभी थोड़ा सा रोक पाए, वो भी टेम्पररी। इसीलिए मैं कहता हूं ना कि ये जो टेक्टिकल विक्ट्री है, ये कभी भी स्ट्रेटेजिक विक्ट्री नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़ी हो, उसमें उसने देखा हो और डिटेल से एनालाइज किया हो, तो जर्मन्स ने एक भी जंग मतलब है ना जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की थी, उसमें उन्होंने एक बार भी मतलब है ना उनका रेट ऑफ लॉस ज्यादा नहीं था दुश्मन से, चाहे वो उन्होंने यूरोपियन से लड़ी हो, चाहे उन्होंने रशियन से लड़ी हो। 1940 में उनका रेट ऑफ लॉस कम था दूसरे मुल्कों से, 1941 में उनका रेट ऑफ लॉस कम था, 1942 में उनका रेट ऑफ लॉस कम था, 1943 में उनका रेट ऑफ लॉस कम था, 1944 में उनका रेट ऑफ लॉस कम था, 1945 की एंड में जाकर उनका थोड़ा सा रेट ऑफ लॉस बराबर हुआ है, कम नहीं हुआ, बराबर हुआ था। सो इसे हमें यह पता चलता है कि जर्मन्स ने धोया, सबको धोया। जर्मन्स की टोटल कैजुअलिटीज मेरे ख्याल में 9 मिलियन हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, लेकिन सोवियत यूनियन की अकेले की कैजुअलिटीज 23 मिलियन हुई थी, 23 मिलियन। उसके बाद अमेरिकन की बहुत कम कैजुअलिटीज थी, उसके बाद आप कैजुअलिटीज काउंट कर लीजिए ब्रिटेन की और दूसरे मुल्कों की और उनके अलाइज की और चाइना की और जापान की, ये एक अलग लेवल की कैजुअलिटीज है। अमेरिकन की वेस्टर्न थिएटर में कैजुअलिटीज बहुत कम थी, लेकिन आप देखिए कि जर्मन की कैजुअलिटी सिर्फ 9 मिलियन थी, 23 मिलियन जर्मन ने सिर्फ सोवियत यूनियन की कैजुअलिटी कर ली थी। लेकिन जर्मनी की उस टाइम पर पॉपुलेशन थी 75 मिलियन और जो आपकी सोवियत यूनियन थी उसकी पॉपुलेशन थी 200 मिलियन। सो जर्मनी के पास रिप्लेसमेंट नहीं थी, क्योंकि जर्मनी की कुछ पॉपुलेशन औरतों पर थी और कुछ पॉपुलेशन के अंदर उनके थे बुजुर्ग लोग। सो बच्चे ही बचे थे जर्मनी के अंदर। जो बीच वाली पॉपुलेशन थी, यानी 20 से 40 के दरमियान की पॉपुलेशन, 45 के दरमियान की पॉपुलेशन, वो सारी की सारी मारी जा चुकी थी। सिर्फ बच्चे बचे थे या बुजुर्ग लोग बचे थे, बाकी बीच में कोई भी नहीं बचा था। सो जर्मन की पॉपुलेशन 75 मिलियन थी, उसमें आधे से ज्यादा औरतें थी और उनमें से 35 मिलियन के करीब मर्द थे। 35 मिलियन में से 9 मिलियन उनके वो जो जवान मर्द थे वो मारे गए, बाकी बूढ़े थे और बच्चे थे। सो ये था जर्मनी की रियल डिफीट की वजह से। जर्मन के पास रिप्लेसमेंट नहीं थी और रशिया के पास 200 मिलियन के करीब आबादी थी, तो उनके पास रिप्लेसमेंट बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो 23 मिलियन लूज करने के बावजूद भी वो ज्यादा देर तक लॉस से सफर करते रहे, फिर भी वो खड़े रहे। सो इससे हमें यह पता चलता है कि जर्मन डिस्पाइट उनकी मिलिट्री एडवांसमेंट दी, टेक्नोलॉजी दी, फिर भी वो लोग जंग जीते नहीं। और हालांकि उन्होंने सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज दी रशियंस को, लेकिन फिर भी वो जंग नहीं जीत पाए। इससे हमें यह पता चलता है कि कैजुअलिटीज ज्यादा लेने से जंग कभी भी डिसाइड नहीं होती। कैजुअलिटीज अगर हो भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तब भी जंग जीत सकते हैं। सो इसीलिए आपको यह भी पता चलेगा कि अमेरिका ने पूरा ग्राउंड होल्ड करके रखा हुआ था अफगानिस्तान के अंदर, कोई भी टेक्टिकल विक्ट्री वगैरह उनसे छीनी नहीं की थी, हर टेक्टिकल बैटल उन्होंने जीती थी, लेकिन फिर भी जंग हार चुके थे। सो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि पाकिस्तान आर्मी हर टेक्टिकल बैटल जीतने के चक्कर में, लेकिन स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान आर्मी जंग हार चुकी है। अब यहाँ पर मसला फौज के लिए ये है कि ये जो इंपेंडिंग स्ट्रेटेजिक लॉस है, जो होगा इस फौज को यकीनन एक लॉस होगा, उसको कैसे अवॉइड किया जाए। पाकिस्तान मिलिट्री की पूरी थिंकिंग, पाकिस्तान की जो अशराफिया है, ये जो हामिद मीर है, ये सारे के सारे लोग यही सोच रहे हैं कि टेक्टिकली तो हम इमरान खान को दबाने में कामयाब हुए हैं, फॉर द सेक ऑफ टाइम जो भी 2 हफ्ते या 3 हफ्तों के अंदर सिचुएशन बदल जाएगी, लेकिन स्ट्रेटेजिक डिफीट तो हम इमरान खान को दे ही नहीं पाए। सो यहाँ पर ये टेक्टिकल विक्ट्री को स्ट्रेटेजिक डिफीट में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ये नहीं कर पाएंगे। इससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि इस वक्त मिलिट्री बहुत ज्यादा ग्राउंड लूज करे। जो एक्चुअली में जो लोग समझ रहे हैं, जो सेक रहे हैं पॉलिटिक्स को, जो समझ रहे हैं, उनको एग्जैक्टली पता है कि इमरान खान ने तो कुछ भी लूज नहीं किया, हल्के इमरान खान की पार्टी को साफ करके दे दी एस्टेब्लिशमेंट ने, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत ज्यादा ग्राउंड लूज किया। एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान अवाम की सिंपैथीज लूज किए, इंटरनेशनल सिंपैथीज लूज किए। अब यही एस्टेब्लिशमेंट को जब भी रगड़ा लगाना होगा तो लोग पता है क्या कहेंगे, इसको पूरी दुनिया की बैरूनी मुल्कों की जो मुल्के होंगे वो एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज कर देंगे कि इस एस्टेब्लिशमेंट ने कैसे अपने मुल्क के औरतों और बच्चों को अगवा किया और उनका रेप किया। यही बाद में चलकर BBC CNN जो
आज मतलब खामोश बैठे हैं ना, बाद में जाकर ये ब्लैकमेल करेंगे इन्हीं बातों के ऊपर, इसी एस्टेब्लिशमेंट को। इसी तरह से आप अमेरिका इनको ब्लैकमेल करेगा, इसी तरह से इंडिया इनकी थू करेगा, इसी तरह से जितने भी मुखालिफिन मुल्क है इनकी थू करेंगे, इसी तरह से पीडीएम की जमात है, जब पीडीएम वालों से लड़ेंगे ये लोग तब पीडीएम इनकी थू करने के लिए यही काम करेंगे। सो यहाँ पर हमें समझ में आना चाहिए कि पीडीएम वाले भी इनकी थू करेंगे, हर कोई थू करेगा। सो फौज ने ओवरऑल सब कुछ लूज कर दिया है अपना। फौज ने अपने यूं समझ लीजिए क्रेडिबिलिटी पाकिस्तानी अवाम के सामने, इंटरनेशनल प्लेयर्स के सामने, सियासी जमातों के सामने, कोर्ट्स के सामने, सबके सामने अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर दी। और उसके अलावा जो फौज ने क्रेडिबिलिटी लूज की है वो विद इन द फैमिलीज ऑफ ऑफिसर्स लूज की है, जो खदीजा शाह के साथ इन लोगों ने किया है। अब फौजी फैमिलीज भी इन फौजियों की इज्जत नहीं करती। सो फौज ने नेट लूजर निकली है। अब इसी बात को मिटाने के लिए ये कभी शहीदों का ड्रामा कर रहा है, कभी ये करे। एक्चुअल रियलिटी ये है कि फौज ने बहुत ज्यादा लूज कर लिया है और इस जंग में इमरान खान का लॉस आप समझ लीजिए 10% से भी कम है। हमारे कुछ मार्टियर्स हैं, जैसे हमारे टोटल मार्टियर्स तकरीबन 100 के करीब है, लेकिन फौज की रेपुटेशन की जो धज्जियां उड़ी हैं, ये फौज 20 साल भी लगा ले, 40 साल भी लगा ले, इनकी रेपुटेशन की बहाली नहीं हो सकती। सो फौज ये मार्टियर का ड्रामा, उसका ड्रामा, इसका ड्रामा, एंटाई वगैरह, फौजी फाउंडेशन, ये स्ट्रेटेजिक फोरम, इनके पेजेस के ऊपर जो कुछ भी तमाशा करे, कुछ भी नहीं मिलना इस फौज ने, कुछ भी नहीं मिला। अब फौज की नेट स्ट्रेंथ, टोटल सपोर्ट फौज की पूरे पाकिस्तान के अंदर 5 लाख से भी कम लोग हैं। अब ये है फौज की टोटल स्ट्रेंथ। अब 5 लाख में उनकी जो फौजी फैमिलीज है थोड़ी बहुत, उसके बाद आपके सिपाही साहबा के टट्टू पुंजी हो गए, थोड़े बहुत स्ट्रेटेजिक फार्म वाले मीडिया के टाइकून हो गए, वो हो गए, इससे ज्यादा इनकी सपोर्ट नहीं है। पूरे पाकिस्तान के अंदर इनकी 5 लाख से ज्यादा सपोर्ट नहीं है, बाकी सारी सपोर्ट इनकी खत्म हो गई। और दूसरी तरफ पार्टी है जिसका 2.5 करोड़ से भी ज्यादा वोट बैंक इस बार सामने आने वाला है। तो हमें ये देखना चाहिए कि इस फौज ने खुद के साथ क्या किया है और जनरल आसिम मुनीर ने क्या किया। ये भले ही टेक्टिकल विक्ट्री के ऊपर खुश होते रहे, और ये टेक्टिकल विक्ट्री भी शॉर्ट लिव्ड है, ये बहुत जल्दी रिवर्स हो जाएगी। स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स के ऊपर ब्लंडर्स किए इस आर्मी ने, और इसके रिपरकशन इस आर्मी को फेस करने पड़ेंगे। जिस दिन इमरान खान वजीर आजम हो गया, जिस दिन इमरान खान ने अक्टूबर के अंदर वजीर आजम होगा, पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग सड़कों के ऊपर होंगे, इस फौज के खिलाफ नारे होंगे। इस फौजियों को मुंह छुपाने का नहीं मिलेगा, इन आर्मी जनरलों को मुंह छुपाने को नहीं मिलेगा। ये बुर्का पहन के घर से निकलेंगे, ये पुलिस वाले मुंह छुपाते फिरेंगे, ये अदालतें मुंह झुकाकर चलेंगी, सर उठाकर नहीं चल सकेंगी। और उसके बाद इन अदालतों से पूछा जाएगा, सबसे पहला सवाल जो किया जाना चाहिए, इन अदालतों से पूछा जाना चाहिए कि जिस दिन पाकिस्तान के अंदर जुल्म हो रहा था उस दिन तुम लोग कर क्या रहे थे? तुम लोग तमाशा देख रहे थे। आप ये भी तो देखिए कि इस तरह सरेआम आइन तोड़ा गया है। इलेक्शन होने थे, इलेक्शन नहीं हुए, चलो इलेक्शन नहीं करवा रहे हो, नहीं करवा, आप असेंबलियां तो बहाल करो, असेंबलियां भी बहाल नहीं की, इलेक्शन भी नहीं करवाई, असेंबलियां भी बहाल नहीं की। लीगल कवर के ऊपर लीगल कवर दिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट इस गवर्नमेंट को, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम आइन की इज्जत नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट नहीं तो धजिया उड़ाई। और इसमें इस चीफ जस्टिस से भी पूछा जाना चाहिए, पिछले भी चीफ जस्टिस थे, उनके दौर में ये सारा तमाशा नहीं हुआ था, इस चीफ जस्टिस के दौर में ये तमाशा कैसे हुआ? सो ये चीफ जस्टिस भी इज्जत से स्केप नहीं करेगा, इसको भी जलील होना पड़ेगा। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के वो तमाम जजेस जिन्होंने इस हुकूमत की हिमायत की, उनको भी जवाब देना पड़ेगा। फिर पुलिस की बारी, फिर मीडिया की बारी। ये है वो 3 मुजरिम लोग जिन्होंने मतलब इस फौज की मदद की। बाकी दहशतगर्दी जो फौज ने की वो सो की, लेकिन इस दहशतगर्दी में फौज की मदद किसने की? आपकी सुप्रीम कोर्ट ने, आपकी मीडिया ने, आपकी पुलिस ने। अब यहाँ पर अमेरिका ने एक बिल पास करवाया है बांग्लादेश के हवाले से। बांग्लादेश की शेख हसीना है ना, वो इलेक्शन के अंदर रिगिंग करती थी, 300 सीटें दी इलेक्शन की बांग्लादेश के अंदर, उसमें से 297 जीत के 3 सीटें अपोजिशन को दी। ये शेख हसीना ने बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन कराया था। ये जमहूरियत का हाल था। खालिदा जिया को उसको जाकर अंदर जेल में बंद कर दिया था। ये उस मेजर की बीवी थी जो बाद में जाकर जनरल वनरल के ना लगाया गया था खुद को, जिसने इनको मारा था, मार्शला वर्शला लगाई थी, इनको मारा था, मेजर जियाउर रहमान की, जिसने इसके वालिद को मारा था शेख हसीना के। सो उस खालिदा जिया को जेल में बंद कर दिया। इस तरह की आज बांग्लादेश के खिलाफ अमेरिका ने क्या बयान दिया है? बयान दिया है कि जिस मुल्क के मतलब बंदे तुम्हारी मदद करेंगे खालिदा जिया इलेक्शन फ्री फेयर नहीं करवाने में, हम उनको यानी शेख हसीना को कहा है कि तुम्हारी जो भी मदद करेगा, अगर तुमने इलेक्शन फ्री फेयर नहीं करवाया, चाहे वो पुलिस में से करवाए, चाहे वो आर्मी में से करवाए, चाहे वो किसी और में से करवाए, हम उन सब को वीजा बैन करेंगे, उनके फैमिलीज का वीजा बैन करेंगे, उनके खिलाफ ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। जब यूएसए की ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस लगती है तो सारी दुनिया उबे करता है। तो ये है तमाशा जो होने वाला है आने वाले दिनों में। और ये इनडायरेक्टली मैसेज दिया गया है पाकिस्तानी आर्मी को कि हम तुम्हारी फैमिलीज के पीछे आ रहे हैं। सीआईए आएगी, और जब सीआईए हंट करती है तो आईएसआई की पेंट गीली हो जाएगी। सीआईए ने इनका आर्मी चीफ फड़का दिया था जनरल जिया को। सो इनकी क्या औकात है? सीआईए ने इधर सलाला चेक पोस्ट के ऊपर जाकर हेलीकॉप्टरों से हमला कर दिया था, इनके कुत्तों की तरह फौजी मार दिए थे। इनकी क्या बात करते हो आप? सीआईए इतनी हरामी ऑर्गेनाइजेशन है, इनको नंगा करके मारेगी। गुआंटानामो बे में चला जाएगा तुम्हारा आर्मी चीफ और पता भी नहीं चलेगा कि आर्मी चीफ गया किधर। तो सीआईए वाले अब एक्टिव हो रहे हैं
और अब बताएंगे इस फौज को कि असल इंटेलिजेंस होती क्या है। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।